ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में अब सुनिए विशेष चर्चा विश्व जल दिवस, स्वच्छता और जल संकट के समाधान को लेकर भारत की प्रतिबद्धता। इसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष एबी पांड्या और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज विश्व जल दिवस है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये हर साल मनाया जाने वाला एक अहम दिवस है, जिसे 1993 में मनाना शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जल के महत्व को उजागर किया जाता है और आज के दौर में भी सुरक्षित और साफ पानी की मूलभूत सुविधा के बिना रह रहे ऐसे 2 अरब लोगों के लिए सुरक्षित और साफ जल की पहुंच को लेकर जागरूकता फैलाने के लिहाज से ये दिन अहम है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में स्वच्छता और जल संरक्षण के लक्ष्य को 2030 के सतत विकास के लक्ष्यों में शामिल किया है। ये दिवस इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली कार्रवाई को भी प्रेरित करता है। विश्व जल दिवस 2023 का फोकस है जल और स्वच्छता संकट के समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नमामि गंगे योजना, नेशनल एक्वीफायर मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाएं भारत सरकार की जल संरक्षण प्रबंधन और स्वच्छता की प्रतिबद्धता को पेश करती हैं। अगर हम जल जीवन मिशन से ही उदाहरण लें, हर घर तक नल के जरिए जल पहुंचाने की विशेष परियोजना ने सफलता के नए प्रतिमान गढ़े हैं। ताजा आंकड़ा है कि अब तक 11 करोड़ 49 लाख घरों में नल से जल के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं और 1,53,000 से अधिक गांवों में हर घर नल से जल पहुंचाया जा चुका है। मिशन अमृत सरोवर ये सरकार की वो पहल है जिसके तहत वर्षा जल संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को अहमियत दी गई है। इस मिशन के शुरू होने के 6 महीने के भीतर 25,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण पूरा हो चुका है। 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 17 नवंबर 2022 तक अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए लगभग 90,000 स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें से लगभग 52,000 स्थलों पर काम शुरू किया जा चुका है। अटल भूजल जैसी परियोजना के माध्यम से भूजल में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना में लोग अपनी जल सुरक्षा योजना तैयार करते हैं। इस योजना में इस बात की जानकारी होती है कि लोग किस तरह जल प्राप्त कर रहे हैं, जल की खपत कितनी मात्रा में हो रही है और किस तरह जल के इस्तेमाल को सामान्य बनाया जा सकता है। अक्टूबर 2014 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनाए गए हैं। ये उपलब्धि स्वच्छता को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का एक बड़ा उदाहरण है। आज भारत सरकार के कई मंत्रालय जल स्रोत को स्थायी बनाने में रोड मैप तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले भोपाल में जल विजन 2047 विषय पर 2 दिवसीय पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के जल मंत्रियों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा था कि वाटर विजन 2047 अगले 25 वर्षों की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। आज हमारा देश जल संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व काम और निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोगों के मन में जल संरक्षण की चेतना को बढ़ाना होगा। इसके लिए हम समय समय पर जन जागरूकता महोत्सवों का आयोजन कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर होने वाले मेलों में पानी को लेकर जागरूकता संबंधी कई आयोजन किए जा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि विशेषकर नई पीढ़ी इस विषय के प्रति जागरूक हो, इसके लिए हमें पाठ्यक्रम से लेकर स्कूलों में एक्टिविटीज तक इनोवेटिव तरीके सोचने होंगे। जनता को हम जितना ज्यादा जागरूक करेंगे उतना ही प्रभाव पैदा होगा। जैसे हम जल जागरूकता महोत्सवों का आयोजन कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर होने वाले मेलों में पानी को लेकर जागरूकता संबंधी कई आयोजन जोड़ सकते हैं। विशेषकर नई पीढ़ी इस विषय के प्रति जागरूक हो, इसके लिए हमें पाठ्यक्रम से लेकर स्कूलों में एक्टिविटीज तक इनोवेटिव तरीके सोचने होंगे। आप जानते हैं कि देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है।
आपने भी अपने राज्य में इसमें काफी कुछ काम किया है। इतने कम समय में 25,000 अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। जल संरक्षण की दिशा में पूरे विश्व में अपनी तरह का ये अनोखा अभियान है और ये जन भागीदारी इसमें जुड़ी है। लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोग इसमें आगे आ रहे हैं। इनका संरक्षण हो, लोग इनसे जुड़े, हमें इस दिशा में निरंतर प्रयास बढ़ाने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडस्ट्री और खेती दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें स्वाभाविक रूप से पानी की आवश्यकता बहुत रहती है। हमें इन दोनों ही सेक्टर्स से जुड़े लोगों से विश्व अभियान चलाकर उन्हें वाटर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पानी की उपलब्धता के आधार पर ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने इस बात को भी रखा था कि इस बार के बजट में सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी पर बहुत जोर दिया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में भी सर्कुलर इकोनॉमी की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा था कि जब ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाता है, फ्रेश वाटर को कंजर्व किया जाता है, तो उससे पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होता है। इसलिए पानी का ट्रीटमेंट आवश्यक है। उसमें वेस्ट से बेस्ट इनकम भी होती है। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि लोकल नीड्स की मैपिंग करनी होगी और उस हिसाब से योजनाएं बनानी होंगी। इस बजट में सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी पर बहुत जोर दिया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में भी सर्कुलर इकोनॉमी की बड़ी भूमिका है। जब ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाता है, फ्रेश वाटर को कंजर्व किया जाता है, तो उससे पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होता है। इसलिए पानी का ट्रीटमेंट, पानी की रिसाइकलिंग आवश्यक है। राज्यों द्वारा विभिन्न कार्यों में ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना और उसमें वेस्ट में से बेस्ट इनकम भी होती है। आपको लोकल नीड्स की मैपिंग करनी होगी, उस हिसाब से योजनाएं बनानी होगी। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर हम एक विशेष चर्चा आयोजित कर रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष एबी पांड्या। मिस्टर पांड्या, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। एक्सेलरेटिंग चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ये इस बार का मिस्टर पांड्या विश्व जल दिवस का थीम है। विश्व जल दिवस के महत्व और इस बार की थीम पर सबसे पहले हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। ये थीम काफी अप्रोप्रिएट है क्योंकि अभी हमारी जो जल की व्यवस्था है उसके ऊपर मल्टीपल साइड से एक तरीके से जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो हो रहे हैं, जिसके बारे में हमने पहले इतना विस्तृत तरीके से सोचा नहीं था। जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे जो मौसम है और हमारा जो रेन के पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं और उसी वजह से जो है हमारे को एक पानी की क्राइसिस देखने को मिल रही है और वो क्राइसिस जो है वो फूड क्राइसिस में और एनर्जी क्राइसिस में वो तब्दील होती जा रही है। दूसरा ये है कि हमारा जो विश्व का पॉपुलेशन है वो बड़ा है एंड अर्बनाइजेशन की सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई है। उसकी वजह से हमारे जो पानी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। खास करके हमारा जो पानी का जो क्वालिटी मैनेजमेंट पैटर्न्स हैं उसमें बहुत बड़े चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस की वजह से हमारे पास अब जो है पानी में जो पोल्यूशन है उसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हमारी जो फ्रेश वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है, डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज पे उसका असर पड़ रहा है। तो ये सब देखते हुए इस बार का जो जल दिवस का जो विषय है वो विषय काफी एप्ट है और विश्व के सारे देश इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसकी जो है प्रॉब्लम्स भुगत रहे हैं, तो इसके लिए जागरूकता जरूरी है। मिस्टर पांड्या, इससे पहले कि अगले प्रश्न पर मैं आऊं, कुछ आंकड़े अपने श्रोताओं के साथ मैं जरूर यहां साझा करना चाहूंगा जो चिंताजनक भी हैं और हमें इस बात के लिए चेताते हैं कि हम कैसे आगे भविष्य के लिए तैयार रहें। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के आंकड़े बताते हैं कि आज भी दुनिया में करीब 2 बिलियन लोगों के पास उनके घर में साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं है। अगर हम इसमें हाइजीन के एक आंकड़े को भी जोड़ें तो दुनिया में 1/3 लोगों के पास हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
और 2015 में हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस बात पर एक प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उसमें हमें वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन जैसे विषय पर भी एक तरह से अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने होंगे। इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त करना होगा और जो साफ पानी की उपलब्धता के लिए जिस गति से सुधार देखने को मिल रहा है, अगर इसी गति से सुधार जारी रहा तो 2030 तक ये आंकड़ा कहता है कि 1.6 बिलियन लोग फिर भी क्लीन वाटर की जो सुविधा है उससे छूटते नजर आते हैं। और अगर हम यूनिसेफ और जो WHO है उसकी वाटर सैनिटेशन पर जॉइंट रिपोर्ट का ये आंकड़ा देखें, जो कि बहुत अहम है कि दुनिया में हर 10 में से एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में सैनिटेशन सर्विसेज की उपलब्धता नहीं है। तो दुनिया के इस वाटर और सैनिटेशन के क्राइसिस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसके समाधान में क्या कोशिशें जारी हैं और ये कोशिशें कितनी पर्याप्त हैं? जो सैनिटेशन की क्राइसिस है वो काफी अहम है। सबसे पहला जो इश्यू है वो ये है कि आज हमारे पास जितना पानी है और उसके सामने हमारा जितना पॉपुलेशन है उसमें हमारे पास जो है रीयूज रिसाइकल के सिवा हर एक सेक्टर को और हर एक ग्राहक को फ्रेश पानी उपलब्ध कराना वो मुश्किल से और मुश्किल होता जा रहा है। तो सैनिटेशन की क्राइसिस जो है वो एक दूसरी क्राइसिस ये भी है कि हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो अर्बनाइजेशन के अंदर में जो हमारा जो ड्रेनेज मैनेजमेंट के जो सिस्टम्स हैं उसके ऊपर भी हमने जो है वो इतना ध्यान दे नहीं पाए हैं। लैंड मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाता है पर सैनिटेशन मैनेजमेंट पे ध्यान जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट है वो सैनिटेशन मैनेजमेंट में काफी पिछड़ा हुआ हो रहा है। और वो जो सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि विश्व के बहुतायत कंट्रीज हैं, तो सब जगह का ये वाला जो प्रॉब्लम है वो उस इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ भी ये जुड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैनिटेशन की क्राइसिस खाली सैनिटेशन की क्राइसिस नहीं है, ये जो है एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है और उसका खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनके इकोनॉमिक्स पे बड़ा जबरदस्त असर पड़ता है। काफी सारे जो वाटरबॉर्न डिसीजेस हैं वो लेके जो इकोनॉमिकली लेस एडवांटेज लोग हैं उन लोगों की इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ता है और देश की प्रोडक्टिविटी पे इसका जो है बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए जो सैनिटेशन की क्राइसिस है उसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि हम हमारे जो पब्लिक हेल्थ के क्राइसिस हैं उसको भी हम कम कर पाए, देश का हेल्थ लेवल भी हम सुधार पाए और साइड बाय साइड हमारे जो रिसाइकल्ड पानी है उसको लेके हम इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलप कर पाए और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट होगा। निश्चित रूप से भारत पर आते हैं मिस्टर पांड्या। भारत में भविष्य में होने वाली पानी की समस्या के लिए हमने देखा है कि नीति आयोग की इस मामले में कई रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे हमारे सामने एक चेतावनी प्रस्तुत हुई है कि अगर हमने सकारात्मक कदम नहीं उठाए, चाहे वो सरकार की नीतियों के स्तर पर, जनचेतना के स्तर पर, तो शायद बड़ी समस्याएं बन सकती है। और इस संबंध में हमने देखा है कि बीते सालों में जल संकट को लेकर योजनाओं और अभियान के स्तर पर काम हुआ है। तो भारत की जल संकट की इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के इन प्रयासों के बारे में आपका क्या नजरिया है? आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सरकार ने पानी की समस्या को काफी हद तक एक बहुत ही अहम भूमिका पे लिया है, जिसकी वजह से आज आप देखिए कि जो वाटर रिसोर्सेस मंत्रालय था अब उसको जल शक्ति मंत्रालय कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जल को अपनी एक शक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो कि हमें एक बल प्रदान करे। तो उसके लिए जो अभी जो नई योजनाएं हैं इसमें कि जैसे जो हर घर नल से जल की जो योजनाएं हैं और जो योजनाएं हैं जिसकी वजह से हम जो प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करके और उसके जो इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के बेनिफिट्स को हम जो है वो स्पीड दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें काफी जो है मदद मिल रही है। खास करके जो नल से जल जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम का इम्पैक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि उसकी वजह से एक अश्योर्ड क्वालिटी का पानी जब घर के अंदर आने लगेगा तो लोगों का स्तर सुधरेगा, लोगों की खास करके जो महिलाओं की जो मेहनत और महिलाओं का जो समय व्यस्त जो होता था, जो वेस्ट होता था, वो उसकी जगह वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी में वो रिजल्ट करेगा। दूसरा ये है कि जो रिसाइकल और रीयूज पे जो हमें ध्यान देना है उसके ऊपर भी हमें काफी काम करने की जरूरत है। जैसे कि हम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में हम गंगा के लिए कर रहे हैं, वो हमें पूरे देश में पूरी देश की नदियों के लिए
ये इस तरीके के प्रोग्राम्स हमें चलाने की सख्त जरूरत है, जिससे कि जो अदर सेक्टर्स हैं वो फिर जो कंजम्पटिव सेक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, उनके बढ़ते डिमांड्स की वजह से दूसरे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वगैरह हैं वो भी प्रभावित ना हो और उनको भी पानी मिलता रहे। तो ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए हमें ये बहुत जरूरी है। साइड बाय साइड जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पानी के क्राइसिस जो हमें आ रहे हैं, खास करके जो ड्रॉट्स है, फ्लड्स है, अनएक्सपेक्टेड रेन्स है। अभी आप देखिए कि वेस्टर्न इंडिया में अभी बिल्कुल मानसून जैसा वातावरण हो गया है और मानसून की तरह पानी आ रहा है, जबकि यह पानी जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रॉप्स को नुकसान दे रहा है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं उसको सरकार जो है वो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मीन्स वगैरह के लिए वगैरह को देखते हुए उसमें सरकार को और आगे देखने की जरूरत है। बिल्कुल। मिस्टर पांड्या, आपने जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन का जिक्र किया और इसमें जैसा कि आपने बताया कि हर घर जल योजना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। साथ ही इस योजना के अगर दूसरे हम आयामों को देखें तो इसमें जल प्रबंधन का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। उधर अगर हम जैसे नमामि गंगे को ही लें तो उसमें नदियों को साफ करने की परियोजना है जिसमें गंगा नदी को साफ किया जा रहा है। तो स्वच्छता को लेकर, जल प्रबंधन को लेकर ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पाइप्ड वाटर की तो हमने बात की जिससे कि घर घर तक क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई जा रही है। लेकिन जब बात आती है वाटर बॉडीज की, जैसे हमारे जो झील, तालाब, नदियां हैं, उनमें पानी को कैसे सुरक्षित रखा जाए और जो उनका एक समय में बड़ा ह्रास हुआ है उसको दोबारा से रिवाइव कैसे किया जाए, उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। और इस मामले में एक पहल का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा और वो है कि जो जल जीवन मिशन के तहत जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, नदियां, झीलें, तालाब, उनकी जियो मैपिंग की जा रही है। यानी तकनीक की सहायता से उनकी पहचान करके किस स्थिति में है, कितनी उनमें सुधार की जरूरत है, इस मामले में एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है। तो इससे हम कैसे आने वाले समय में अगर इस तरह से तकनीकी रूप से इस प्रोजेक्ट को लेते हैं पूरा साइंटिफिक अप्रोच के साथ, कैसे हम जल प्रबंधन की दिशा में इससे आगे बढ़ सकते हैं? जल प्रबंधन में हर कंपोनेंट का बड़ा अहम हिस्सा है। जितना हिस्सा बड़ी नदियों का है, बड़े बांधों का है, उसी तरीके का हिस्सा छोटी नदियां, रिवुलेट्स और उस छोटे बांध और छोटे तालाब वगैरह का भी है। एक जैसे बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो चलाई जा रही है जो कि अमृत सरोवर के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है, वो स्कीम में यही है कि हम लोग जो है वो काफी सारे लोकल वाटर बॉडीज को रिवाइव कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं और उनको जिंदा करके और उनको हमें पानी का स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमें एक फायदा ये होता है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। दूसरा क्या है कि जो लोकल वाटर सोर्सेस है उसको हम यूज करने से जो हमें बहुत दूर से पानी लाना है उसमें कुछ हद तक जो है हमें उसमें बचत होती है, हमारे एफर्ट्स में बचत होती है, एनर्जी में भी बचत होती है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब हम लोकल वाटर बॉडीज को देखते हैं तो लोकल वाटर बॉडीज की क्वालिटी जो है वो हमारे सामने रोज रहती है और उसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो कम्युनिटी ने काम करना चाहिए वो भी जो है उसकी वजह से हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो लोकल वाटर बॉडीज और लोकल सोर्सेज को रिवाइव करने का जो काम है वो काम काफी अहम है। पहले भी हमने इस तरीके के काम किया है, जैसे कि ऑन फार्म पॉन्ड्स वगैरह का जो इम्पोर्टेंस है वो भी हमने जो है वो काफी हद तक लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है। और आगे चल के हमें जो है इसका जो लार्जर स्केल है, जो कि जैसे ये भारत सरकार की जो नदी जोड़ो परियोजना है जिसमें कि केंद्रीय भी आएगी अभी और बाद में और योजनाएं भी आएंगी, तो उसका भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर तो बिल्कुल पानी है ही नहीं। बिल्कुल। तो वहां पर जो लोकल वाटर सोर्सेज को टैप करने के बाद की जो डिमांड्स है उसके लिए भी हमें ये काम करना है। तो सरकार ने बहुमुखी आयाम से ये काम हाथ में लिए हैं। जब अमृत सरोवर छोटे चीजों को एड्रेस कर रहे हैं जबकि नदी जोड़ो परियोजनाएं बहुत बड़े स्केल को एड्रेस कर रही हैं, तो हमें आशा है कि फ्यूचर में हमारा जो वाटर सिक्योरिटी है वो इससे बढ़ेगा। जमीन के अंदर का पानी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है मिस्टर पांडे हमारे पास। और जब मैं नीति आयोग की उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था कि जिसने हमें भविष्य के लिए एक चेतावनी दी है, उसमें जो ग्राउंड वाटर है उसको लेकर खासतौर पर ये बात कही गई थी कि अगर हमने इसे सुरक्षित नहीं रखा तो आगे आने वाले समय में हम बहुत बड़े जल संकट से जूझ सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर को सुरक्षित रखना, उसके स्तर को और ऊपर लाना कितना आवश्यक है, इसमें हालांकि सरकार ने अटल भूजल परियोजना जैसे कई कार्यक्रम चलाए हैं। कैच द रेन कैंपेन का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी को संरक्षित किया जा रहा है।
ऐसे में ग्राउंड वाटर की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? ये कितना अहम एक सोर्स है और इसको सुरक्षित रखना कितना आवश्यक है? ग्राउंड वाटर एक बहुत अहम सोर्स है, पर ग्राउंड वाटर का जो यूज है वो एज एन इमरजेंसी फॉलबैक मेजर वाला है, रादर देन कि एक रूटीन यूज वाला है। क्योंकि एक तो यह है कि जो ग्राउंड वाटर के जो सोर्सेस हैं वो सोर्सेस को रिप्लेनिश करने में हमें जो है बहुत समय लगता है। आज अगर हम ग्राउंड वाटर का जो स्तर जो है वो हम गिराते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो स्तर को वापस उसके ओरिजिनल जगह पे लाना, उसके लिए जो काम है वो बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही मेहनत वाला काम है। हमने काफी जगह ग्राउंड वाटर को काफी ओवर एक्सप्लॉइट किया है। बिल्कुल। तो उस जगह में हमें जो है वो सरफेस वाटर को वहां पर पहुंचा के और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करवाने की जरूरत है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ग्राउंड वाटर की क्वालिटी अगर डिटेरियोरेट हो जाए, उसको वापस ठीक लाना बहुत मुश्किल। आपने वाटर के ट्रीटमेंट का अभी जिक्र किया था मिस्टर पांड्या, और हम सभी जानते हैं कि जो पानी की बर्बादी हम अपने घरों में पानी को इस्तेमाल करके कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट हो, पर्याप्त संयंत्र हो, तो उससे हम काफी हद तक अपने उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से वेस्ट जो पानी होता है, तो जो हमारे पास अभी आपके जानकारी में कितनी तकनीक उपलब्ध है इस बारे में, और हालांकि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में इस योजना पर जरूर काम करने का एक पूरा से मसौदा बनाया है और काम शुरू किया है, जिसमें कि हम शहरों में जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके दोबारा से पहुंचाएंगे। इसकी पूरी व्यवस्था गांव-गांव, शहरों में होगी। तो कितना आवश्यक है और कितने हम इस मामले में अभी तक सक्षम हैं? सक्षम तो काफी है। हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और उसमें हमें जो इसका जो एक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है उसके बारे में ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि अभी हमारा जो पानी का जो यूजेज है, वो पानी के यूजेज में हम जो डिस्पोजल पे जितना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि हम सप्लाई पे ध्यान दे रहे हैं। और रीयूज और रिसाइकल जो है वो डिस्पोजल वाले इश्यू एरियाज में जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं। तो रीयूज और रिसाइकल्ड वाटर जो है वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सोर्स बन सकता है, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज की जो सस्टेनेबिलिटी है, वो सस्टेनेबिलिटी पे हमें ध्यान देने की सख्त जरूरत है कि जो हम प्लान्स बनाते हैं, जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो वाले जो रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस को भी एक अपनी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मिले, और उससे हमारा जो पानी की जो क्वालिटी का जो स्तर है वो इम्प्रूव हो। अब जैसे दिल्ली के एफ्लुएंट्स जो है वो काफी हद तक एग्रीकल्चर वगैरह में अनट्रीटेड यूज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फ्यूचर में हमारी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ सकती हैं। तो इस तरीके के कामों के लिए जो हम कम्युनिटी में जो हम प्लान्स वगैरह बनाएं या जो हम मेजर्स इम्प्लीमेंट करें, और कम्युनिटी ही उसको मेंटेन करे, जिसकी वजह से फिर बहुत लार्ज स्केल पे हमारा जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है वो जो है काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर अपने वक्तव्यों में जल संरक्षण और स्वच्छता पर जोर दिया है, तो हम पानी के सही इस्तेमाल के तरीकों को अपनाकर जल संरक्षण की दिशा में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएं। इस मामले में जन भागीदारी पर भी सरकार का फोकस है, और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों में भी सरकार ने जन भागीदारी को एक अहम आयाम रखा है, जिससे कि जनता की भागीदारी से जल संरक्षण और जल प्रबंधन को हम एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाएं और इस समस्या के समाधान की ओर बढ़ सकें। जन जागरूकता, जन भागीदारी पर आपके क्या विचार हैं? जन भागीदारी वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही अहम पहलू। हम जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी ह्यूमन काइंड है, जो भी फ्लोरा है, फौना है, वाइल्ड लाइफ है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, सभी लोग तो पानी के कंज्यूमर्स हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं उन्हीं को समझना पड़ता है कि हम अपने जो कंजम्पशन है वो कैसे मैनेज करें, क्योंकि पानी के जो रिसोर्सेस हैं उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो फाइनाइट है। तो जब तक कम्युनिटी मिलके अपने एक अवेयरनेस के साथ, अपनी एक इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्म्ड डायलॉग के साथ जब तक वाटर को मैनेज करने की स्ट्रेटेजीज अगर न बनाए, तो सरकार या कोई भी और एजेंसी जो है उसको एनफोर्स नहीं कर सकती, ना ही उसकी वजह से कोई जो है वो बेनिफिट हो सकता है। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो पानी का जो ये सोशल पहलू है कि कम्युनिटी ने मिलकर पानी का मैनेजमेंट करना चाहिए, उससे एफिशिएंसी में बहुत गुना ही बढ़त हो सकती है। और हर लेवल पे, जैसे फार्म्स लेवल पे वाटर यूजर्स एसोसिएशन है, तो कम्युनिटी लेवल पे जैसे कम्युनिटी बेस्ड वाटर सप्लाई और वाटर ट्रीटमेंट स्कीम्स है, ये सब जो है उसमें कम्युनिटी का ही अहम रोल है, और इसके लिए कम्युनिटी को नॉलेज भी देने की सख्त जरूरत है।
उसके लिए भी सरकार को बहुत काम करना पड़ेगा और फिर हमें जो सोशल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़े, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको कि हमें लोगों को एनकरेज करके एज ए ग्रुप बनाएं। वो ग्रुप जो है वो फिर अपने आप को एक जिम्मेदारी समझे और अपनी कम्युनिटी का पानी मैनेज करे। तो ये सब में कम्युनिटी का रोल सबसे ज्यादा अहम है। जी जी। और कम्युनिटी के सपोर्ट के बिना कोई भी पानी का मैनेजमेंट का जो स्कीम है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मिस्टर पांड्या, चर्चा के आखिर में आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण किए हुए है और कई मायनों में भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर है, बड़ा महत्वपूर्ण एक मौका है कि हम कई अहम वैश्विक समस्याओं पर दुनिया के सामने वो अपना एक नजरिया रख सकते हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए एक जो साझी राय है दुनिया की, उसे बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाटर और सैनिटेशन के मुद्दे को डील करने के लिए भारत की क्या भूमिका हो सकती है ऐसे अवसर पर? G20 जो ओरिजिनली शुरू हुआ था वो एक तरीके से एक इकोनॉमिक फोरम के लेवल पे शुरू हुआ था। पर अगर हम देखें तो पानी का जो इम्पोर्टेंस है इन द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंट्री इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज है उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो वाटर रिसोर्सेज पे होने वाला है। तो एज ए G20 प्रेसिडेंट हमें जो है ये सारे देशों में इसकी अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है। दूसरा, हर एक देश की, हर एक G20 के हर एक ग्रुप के देश की अपनी अपनी एग्रोक्लाइमेटिक जो है वो समस्याएं हैं और अपनी अपनी एग्रोक्लाइमेटिक लेवल पे उनकी अपॉर्चुनिटीज भी है। तो ये अपॉर्चुनिटी वैश्विक स्तर पे कैसे एक दूसरे की अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ्स को लिवरेज किया जाए, उसके लिए भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी है उनका हमें अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। दूसरा, जो हमारा G20 की प्रेसिडेंसी है वो पानी के बारे में बहुत अहम है। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कि हमारे पास हर किस्म का एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है वो हमारे देश के अंदर प्रेजेंट है और हर किस्म के एग्रोक्लाइमेटिक जोन को हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर हम काफी सक्सेसफुल भी हैं, कहीं पर हमें अभी काम करना है। तो ये जो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी स्पेशली वाटर रिसोर्सेज के और क्लाइमेट के बारे में जो डाइवर्सिटीज है उसको हमें दुनिया में शोकेस करके और हमें जो है इससे हमें सोल्यूशन को दुनिया को देने की एक हमारे पास अहम क्षमता है जिसका कि G20 प्रेसिडेंसी के पीरियड में हमें उसका यूज करना चाहिए। मिस्टर पांड्या, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जल संरक्षण, जल प्रबंधन, स्वच्छता जैसे इस अहम विषय पर अलग अलग एस्पेक्ट्स को उठाया, बहुत महत्वपूर्ण अपने विचार रखे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा विश्व जल दिवस, स्वच्छता और जल संकट के समाधान को लेकर भारत की प्रतिबद्धता। इसमें भाग ले रहे थे केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष AB पांड्या और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।